ओके, हम थोड़ा सा अपना एजेंडा की तरफ बात करते हैं और विल विल कंटिन्यू जहाँ से हमने पिछला सेशन जो है वो जहाँ पे फिनिश किया था। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं हमारे लास्ट सेशन का। हमने थोड़ा सा गिट के बारे में बात करना शुरू की थी, जिसमें हमने गिट की एक रिपोजिटरी बनाई थी एज़्योर डेवऑप्स पे। उसमें मास्टर की जो ब्रांच है, डिफ़ॉल्ट ब्रांच, उसमें कुछ फाइलें चेक इन की थी। फिर हमने ये देखा था कि हम एक टास्क कैसे क्रिएट करते हैं एज़्योर डेवऑप्स में, और उस टास्क के साथ कैसे एक नई ब्रांच को क्रिएट किया जा सकता है। फिर हमने उस ब्रांच में कुछ फाइल्स ऐड की और एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके हमने उसको मर्ज किया मास्टर ब्रांच में। ठीक है जी। अम, आज का जो सेशन है उसमें थोड़ा सा इनिशियली ब्रांचिंग स्ट्रेटजी की बात कर लेंगे, इन जनरल जो रिकमेंडेड और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है। और उसके बाद हम जो हमारी वेब ऐप, जो एक सैम्पल वेब ऐप थी, उसको गिट में चेक इन करके वी विल स्टार्ट लुकिंग एट हाउ वी कैन डिप्लॉय इट। ठीक है, उसी वेब ऐप को कैसे हम अज्योर पे जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। अब हम डिप्लॉयमेंट के साइड पे थोड़ा सा हम आ जाएंगे इमीडिएटली आफ्टर डिस्कसिंग द ब्रांचिंग स्ट्रेटजी। तो आज का टारगेट ये है, वो हम देखेंगे कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं, कि हम एटलीस्ट अज्योर में एक एक वेब ऐप का सर्वर जो है वो सेटअप करके, जो हमारी एक बिल्कुल बेसिक सी एप्लीकेशन है, उसको उसमें इनिशियली पब्लिश जो है वो कर सकें। ठीक है जी, तो यहाँ से हम उसको स्टार्ट लेते हैं। पिछले सेशन से रिलेटेड, आई डोंट नो इफ एनीबडी अगेन हैज, किसी ने ट्राई किया है कुछ काम करने को। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। सो फार अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो उसके दो ही उसके दो ही इंटरप्रिटेशन हो सकती है। एक तो ये है कि सब कुछ समझ आ गया, हो भी गया है, और दूसरा ये है कि किसी ने ट्राई नहीं किया। सो अगेन आई वुड इनकरेज कि इसको डेफिनेटली थोड़ा सा ट्राई करें और क्वेश्चंस पूछते रहें। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं स्क्रीन दूसरी शेयर करने लूँ। अच्छा, ब्रांचिंग स्ट्रेटजी में जो एक मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजी इस्तेमाल होती है, वो है फीचर बेस्ड ब्रांचिंग स्ट्रेटजी। उसको मैं उसका एक लिंक भी है रिकमेंडेड, उस पर एक एक थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन है, एक बिल्कुल एक सिंपल सा एक लिंक है, मैं वो शेयर करूंगा सबके साथ इस कॉल के दौरान या कॉल के एंड पे। उसको रिव्यू कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको जनरली एक ब्रांचिंग स्ट्रेटजी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो हम यूज़ करते हैं बहुत से प्रोजेक्ट्स में। तो हमने देखा था कि हमने एक ब्रांच बनाई थी मास्टर के नाम से, जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच क्रिएट होती है। ठीक है जी। और कल का जो हमने काम किया था उसमें हमने एक एक बेसिकली जो टास्क हमारा क्रिएटेड था विजुअल स्टूडियो में, उस टास्क से रिलेटेड हमने एक एक ब्रांच क्रिएट की थी, वो टास्क थी, और साथ में हमने थोड़ी सी इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन हमने ऐड की थी। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो डेवलपर है वो उस पे काम करेगा, और जब वो काम कर चुका होगा तो वो उस ब्रांच को पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा मास्टर ब्रांच में। तो उस वक्त जो कोड जो है वो मर्ज हो जाएगा मास्टर ब्रांच के साथ, जो हमने लास्ट टाइम करके देखा। और इवेंचुअली वो जो फाइलें थी उस ब्रांच की, वो उसमें मर्ज हो गई। जब हमने इसको मर्ज, तो इफ़ यू कैन रिकॉल, हमने एक चीज़ सेलेक्ट की थी कि जी जो जो ब्रांच है उसके बाद उसको डिलीट कर दें, ऐसे ही था ना? तो वो क्या हुआ होगा, इवेंचुअली इस स्टेट में आ गई हमारी हमारी जो रिपॉजिटरी है, जिसमें यहाँ पे लेटेस्ट फाइलें आ चुकी हैं, और हमारे पास उसके अलावा कोई और ब्रांच नहीं है। अब इसको थोड़ा-सा अगर आगे लेके चलते हैं कि टिपिकल प्रोजेक्ट्स में कैसे होता है, ठीक है? प्रोजेक्ट्स में आपके पास होती ही होती है। मास्टर इज़ ऑलवेज़ द ट्रू पिक्चर ऑफ योर कोड, ठीक है? जो फाइनल आपका पिक्चर है कि वो आपकी मास्टर ब्रांच होती है। अम, अब एक टिपिकल एक स्टैंडर्ड ये है कि एक इससे हम एक डेवलपमेंट की ब्रांच एक बनाते हैं, डेव ब्रांच, ठीक है जी? डेव ब्रांच का मकसद ये होता है, ब्रांच है जिसमें कंटीन्यूअस लोग अपनी डेवलपमेंट करेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं 3 डेवलपर्स की, लेट्स से 3 डेवलपर्स हैं। एक्सक्यूज़ माय ड्राइंग फॉर डेवलपर्स। सो D2, D1, D3 इसको
अब इन तीनों ने को टास्क TFS में असाइन थे। फॉर सिंपलिसिटी से हम टास्क ID कर लेते हैं 1, टास्क है 2 और टास्क है 3। तो जो हमने लास्ट टाइम एक प्रैक्टिस की थी हम उसमें उसके मुताबिक क्या होगा कि इसको अगर ये टास्क असाइन है और इसको ये है और इसको ये वाला टास्क असाइन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 ब्रांचेस बनाएंगे। ये टास्क 1 की ब्रांच होगी जो इस जिस पे ये डेवलपर काम कर रहा होगा, ठीक है जी। इसी तरह से ब्रांच टास्क 2 की और इसी तरह से ब्रांच बनेगी टास्क 3 की। तो सब डेवलपर्स अपने अपने टास्क पे काम कर रहे होंगे और जैसे जैसे वो रेडी होते जाएंगे वो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते जाएंगे, ठीक है ना। हम एक मिसाल लेते हैं, यहाँ पे लेट्स से ये टास्क 2 थी और ये यहाँ पे टास्क 3 था। अब एक मिसाल सिंपलिसिटी के लिए ये करते हैं कि तीनों ने अपना काम कर लिया और तीनों ने ही पुल रिक्वेस्ट कि जी हमारा काम रेडी है, इसको आप जो है वो डेव ब्रांच में ले जाएं। यहाँ पे रोल आता है डेव लीड का। डेव लीड या आपके कॉलीग्स क्या करेंगे, आपकी इन PRs को रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद अगर उसमें कोई मसले मसाइल नहीं है अप्रूव कर देंगे। तो ये सारा इवेंचुअली, अगर मैं इसको यहाँ से रब कर दूं, तो ये सारा का सारा काम वापस आपकी डेवलपमेंट ब्रांच में आ जाएगा। अच्छा, अब होता क्या है, अब रिलीज जो है वो किस तरह से की जाती है। लेट मी जस्ट क्विकली ट्राइंग टू रब दिस। अच्छा, ये चला बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिस्क्रिप्शन में शायद इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप पे या ना हो, बट इन प्रैक्टिकलिटी लोग पीपल टेंड टू स्ट्रगल विद दिस। इस पे अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लें। जी टीम। Imran, I think you're doing an excellent job because there are no questions. It's clear as mud for everyone. either that or everybody sleeping. One of the two. फेस टू फेस, मुझे फेस टू फेस इसलिए पसंद है कि मैं कम से कम नजर आ जाता है कितने लोग सो रहे हैं और कितने जाग रहे हैं। चले ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, अब थोड़ी सी बात करते हैं एनवायरनमेंट्स की। आज हम एक एनवायरनमेंट भी सेटअप करेंगे अज्योर में। अब एनवायरनमेंट, अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है और ये 3 क्लाइंट्स हैं हमारे, ठीक है जी। अब इन तीनों में मैंने रिलीज अपना सॉफ्टवेयर जो भी वर्जन है वो इन तीनों में मैंने डिप्लॉय करना है। अब लेट्स से यहाँ PRs अप्रूव हो गई थी, लेट्स से एक फीचर पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब जो रोल है, अब हम डिफरेंट रोल्स की बीच में क्वेश्चंस आते रहे हैं, अब अपने साथ साथ देखते जाना है कि कौन सा रोल क्या कर रहा है। DevOps का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब DevOps के जो रिसोर्स है उसको ये कहा गया है कि जी हमारा फीचर रेडी है, डेवलपर्स अपना कर चुके हैं, ये ज़रा प्लीज़ रिलीज कर दें तीनों क्लाइंट्स पे, ठीक है जी। कोड की मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात कर रहे हैं, तो वो रिलीज कैसे होगी, वो किस ब्रांच से रिलीज करेगा, क्या डेव से करेगा, ठीक है जी। तो इस पे जो अगेन एक जो फॉलो होती है कन्वेंशन में, उसकी बात करता हूँ कि अब अगर ये PRs तीनों अप्रूव्ड हैं और ये जो है इसका काम अब रेडी है रिलीज के लिए, तो ये जो डेव यहाँ पे पहुंची है, डेवऑप्स के रोल का ये काम है, वो इसको मर्ज कर देगा मास्टर के साथ। तो जो भी हमारा 2-3 डेवलपर्स ने काम किया, लेट्स से टेस्टर्स भी इन्वॉल्व हो गए, टेस्टर्स ने बग्स भी निकाले, वो डेवलपर्स ने बग भी फिक्स, ठीक है, वो भी वापस बग फिक्सिंग का भी वही प्रोसेस है जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है। एक बग क्रिएट होगा, उसके अगेंस्ट ब्रांच बनेगी, बग का फिक्स उसमें जाएगा, वो ब्रांच फिर से मर्ज हो जाएगी। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे फीचर डेवलप हो चुके हैं और लेट से दो दो बग्स आए थे, मैं इसको रेड कर देता हूँ, वो डेवलपर्स ने 2 बग्स भी फिक्स करके उनकी ब्रांचेस भी वापस इस ब्रांच में फिक्स कर, तो फीचर भी डेवलप हो गए, बग्स भी फिक्स हो गए, अब ये रेडी है रिलीज के लिए। तो डेवऑप्स का बंदा यहाँ से ब्रांच की एक कॉपी मास्टर में इसको मर्ज कर देगा। ये मास्टर में मर्जिंग कुछ लोग पहले करते हैं, कुछ लोग रिलीज के बाद करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप, हम फिलहाल एग्जांपल ये लेते हैं जिसमें यहाँ पे मर्ज हो गया।
अब ये जो मास्टर है इसमें वो फीचर आ चुका है आपका, जो डेवलपमेंट टीम ने सारा डेवलप किया, फिक्स किया, बग फिक्स किया, एक स्टेबल वर्जन यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, फुली टेस्टिंग के बाद अब डेवऑप्स वाला बंदा क्या करेगा, यहाँ से इस पॉइंट से एक ब्रांच नहीं बनाएगा और उसको ब्रांच को नाम देगा रिलीज 1.0। ठीक है जी, ये ब्रांच रिलीज 1.0 बन गई, इसमें वो सारा कोड आ गया जो इस पॉइंट तक मास्टर ब्रांच में था, और इसका समझ लें कॉपी उठाएगा और यहाँ पे भी डिप्लॉय कर देगा, यहाँ पे भी कर देगा और यहाँ पे भी कर देगा। अभी इस प्रोसेस ऑफ डिप्लॉयमेंट पे हम आगे जाएंगे ऑटोमेशन पे, अभी मैं सिर्फ आपको फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसका इसका मकसद क्या है, ये रिलीज ब्रांच हमें क्यों चाहिए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने इसको समझना है। अब इमेजिन करें ये डेवऑप्स के बंदे ने रिलीज कर दी, कस्टमर्स ने यूज़ करना शुरू कर दिया और कस्टमर्स बहुत खुश हैं इस रिलीज से। ये जो एक कस्टमर है ना, ये थोड़ा सा नाखुश है। इसने कहा जी ये मैं जो करना चाह रहा हूँ मेरे से हो नहीं रहा, या मुझे जो चीज़ चाहिए थी मुझे वो नहीं मिली, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दें। ठीक है जी, अब इस कस्टमर के इस रेज करने से पहले लेट्स से डेवलपमेंट टीम मजीद काम और अगले फीचर पे काम कर गई और इस डेवलपमेंट ब्रांच में मजीद पुल रिक्वेस्ट आ, ठीक है जी, क्योंकि डेवलपमेंट टीम तो नहीं रुकती ना, वो तो काम करती जाती है। अब इस डेवलपमेंट टीम ने और कुछ 2-3 काम इस डेव ब्रांच में डाल दिए हैं। ठीक है जी, ये कस्टमर कंप्लेन कर रहा है कि मुझे तो जल्दी से फिक्स दें फौरी तौर पे। अब आप मुझे ये बताएं, तो इस कस्टमर के लिए जो फिक्स बनेगा वो किस ब्रांच से बनेगा? क्या वो डेव से में वो उसका बग फिक्स जाएगा, क्या मास्टर से उसका बग फिक्स जाएगा, या रिलीज ब्रांच में उसका बग? जी, एनीबॉडी? नोबडी? सो आई कैन मेंशन। सो बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये चीज़ आपने समझनी है कि ये जो डेवलपर्स काम कर चुके हैं, हम मिसाल ये ले रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा फीचर काम हो चुका है, ये भी टेस्ट नहीं हुआ, अभी टेस्टर्स ने इसको टेस्ट ही नहीं किया, तो क्या हम उस ब्रांच में बग फिक्स करके कस्टमर को दे देंगे जिसमें अनटेस्टेड कोड है? तो आंसर इज नो, हम वहां से नहीं उसको देंगे। हम इमरान एक सेकंड जो ठहरिएगा रिलीज जरा, की ब्रांच बनी हुई थी। जी जी बिकॉज आई थिंक एक आधा मैसेज आ रहा है, बिकॉज नॉट एवरीवन हैज द माइक अनम्यूटेड ना। एक सेकंड ठहरिएगा ठीक, जरा। जी जी अरसलान और वलीद के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं एक सेकंड आपके माइक्स जो है ना वो अनम्यूट करता हूँ। वलीद आपका माइक मैंने अलाउ किया है, आपका क्या क्वेश्चन है? अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है ना तो वो चैट की बजाय एक तो चैट में भी पूछ सकता है और एक क्यूए के अंदर भी पूछ सकता है, अगर ऑब्वियसली माइक्स में सबके अलाउ नहीं कर सकता। अरसलान का भी मैंने माइक अलाउ कर दिया है। इमरान ने पूछ रहे थे कि किस ब्रांच से जो है ना वो बग फिक्स होगा, तो मेन या रिलीज से होगा, क्योंकि मेन में सारा कोड क्या था उससे रिलीज ब्रांच में आगे आगे जो है ना डिप्लॉयमेंट हुई है। अच्छा जी इमरान ठीक आपको है। क्वेश्चन समझ में आया? जी जी, असल में देखें उसमें जो चीज़ मेन हमने इम्पोर्टेंट करनी है, मैंने थोड़ा सा ना इसलिए लाइंस ड्रॉ की हैं कि टाइम लाइन है, मंडे ट्यूसडे कह लें इसको, वेंसडे कर लें, थर्सडे कर लें, फ्राइडे। अब जो रिलीज हमने की थी ना कस्टमर को, वो हमने की थी ट्यूसडे वाले दिन। ठीक है जी, ये ट्यूसडे जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, यहाँ पे रिलीज की थी। उसके बाद डेवलपर्स ने वेंसडे को भी कुछ कोड डाल दिया डेव ब्रांच में, और डेवलपर्स ने कुछ कोड थर्सडे को भी डाल दिया ब्रांच में, लेकिन ये टेस्ट नहीं हुआ। अब बग रेज हुआ है, तो अब सवाल ये था कि कौन से आप वो बग को फिक्स करके कस्टमर को देंगे। चूंकि, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूंकि कस्टमर के पास जो रिलीज गई थी ट्यूसडे को और वो स्टेबल रिलीज थी, टेस्टेड थी, हम डेव से बिल्कुल भी रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि डेव में अब काम ऐसा आ चुका है जो नया काम है,
अनटेस्टेड अनप्रूवन काम है। इसीलिए ये जो रिलीज ब्रांचेस बनाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब कस्टमर ने जब बग रेज कर दिया, लेट से जाके फ्राइडे को उसने बग रेज किया, तो आप क्या करेंगे हम फ्राइडे को उस रिलीज ब्रांच से ब्रांच बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे जो भी बग 1.0 जो भी था। अब क्योंकि वो स्टेबल रिलीज उसी वर्जन से कोड फिक्स होगा, ठीक है, और वो कस्टमर को दे दिया जाएगा दोबारा से। तो इस ठीक है जी, अब हमारे पास बग फिक्स हुआ। अच्छा, बग फिक्स होके क्या होता है, हमने वही बात की थी, जब एक चीज डेवलपर या बग फिक्स कर चुका होता है तो वापस वो ब्रांच में मर्ज हो जाती है और वो ओरिजिनल ब्रांच को हम डिलीट, ऐसे ही हो गया। तो अब हमारे पास रिलीज 1.0 जो है वो अपडेट हो गई है उसमें एक नई चीज आ चुकी है। इस केस में क्या करते हैं आप, जब ये बग वापस यहाँ पे आ गया, सॉरी थोड़ा सा जरा प्रोसेस मैं आगे कर गया हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। अगर फ्राइडे को बग रेज हुआ था तो डेवऑप्स का बंदा अब क्या करेगा, वो रिलीज 1.0 से एक और रिलीज की ब्रांच बनाएगा और उसका नाम है रिलीज 1.1, ठीक है जी 1.1 आ गई। अब 1.1 में से बग की ब्रांच बनाई जाएगी, बग 1 जो भी बग था, बग दोबारा 1.1 में मर्ज हो जाएगा पुल रिक्वेस्ट के साथ और ये ब्रांच डिलीट हो जाएगी। लेकिन अब 1.1 जो है वो क्या है, 1.1 में वो सारा कुछ है जो 1.0 में था, प्लस उसमें वो बग का फिक्स आ चुका है, ठीक है जी। डेवऑप्स का बंदा क्या करेगा, इस वर्जन को, वो जो हमारा तीसरा क्लाइंट था उसको डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। अब ये करने के बाद एक और काम है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये रिलीज अब चली गई इस कस्टमर के पास और ये कस्टमर अब खुश हो गया, ठीक है। अब लेकिन ये जो बग फिक्स किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको मैंने वापस मर्ज करना है हमारी डेवलपमेंट ब्रांच में, ताकि वो यहाँ जाए और इवेंचुअली वो मास्टर तक पहुंच जाए। वो बग फिक्स डेवलपमेंट में भी आ गया, वो बग फिक्स कस्टमर के पास भी चला गया और हमने ये भी अवॉइड कर लिया कि ये जो चीज़ें अनटेस्टेड थी डेवलपमेंट में ये गलती से कस्टमर के पास ना चली जाएं। ये सारी जो स्टोरी है ये इसलिए करनी पड़ती है, अगर आप ये नहीं करेंगे और कंटिन्यूअसली एक ही जगह पे काम करते जाएंगे, जो कि अक्सर टीम्स ऐसा करती हैं, तो फिर क्या होता है जब कस्टमर इशू करता है, रेज करता है, प्रॉब्लम्स बताता है, तो बहुत सा अनफिनिश्ड कोड, बहुत सा अनटेस्टेड कोड कस्टमर की एनवायरनमेंट में चला जाता है, ठीक है, विच ऑब्वियसली मीन्स डिससैटिस्फैक्शन, विच मीन्स अनस्टेबल रिलीज, विच मीन्स बग रिलीज फुल ऑफ बग्स, ठीक है जी। इस सारे को अवॉइड करने के लिए ये ब्रांचिंग और रिलीज स्ट्रेटजी इस्तेमाल होती है और ये बहुत स्टैंडर्ड है। ये बहुत से प्रोजेक्ट्स में मैंने भी यूज़ की है और आई एम श्योर आप लोगों में से जो गिट यूज़ कर रहे हैं शायद उन्होंने भी की हो। लेकिन अच्छा, अब इससे होता क्या, एक चीज़ अब आप मुझे बताएं इस कस्टमर में कौन सी रिलीज चल रही है, रिलीज 1.0, इसमें कौन सी चल रही है 1.0, इसमें कौन सी है 1.1, ठीक है। अब ये देखें इंपॉर्टेंट है, कल को आप इन कस्टमर्स को भी वो बग फिक्स अगर आपको समझ आती है, कहते हैं यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ इसने रेज की, ये जो भाई साहब हैं दो पहले वाले, इन्होंने तो अभी पकड़ी नहीं, लेकिन कल को ये भी पकड़ लेंगे इससे बेहतर है कि मैं इनको भी ईमेल करके 1.1 यहाँ पे भी रिलीज करवा दूँ, ठीक है। एक तो ये तरीका है, तो और इससे क्या होता है कि आपके डिफरेंट कस्टमर्स डिफरेंट रिलीज वर्जन में भी हो सकते हैं और ऐसा, ठीक है, ये डिपेंडिंग अपॉन, और लेकिन आप इस ब्रांचिंग स्ट्रेटजी से इस सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि आपकी डेवलपमेंट ब्रांच कहीं और चल रही है, नया काम आ रहा है उसमें, कस्टमर्स के पास कुछ और पड़ा हुआ है, लेकिन आपका जो डेवऑप्स का बंदा है वो इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकता है कि किसको किस वक्त क्या देना है, डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर के साथ क्या एग्रीमेंट है, कैसी हमारी एप्लीकेशन चल रही है। ठीक हो गया अरसलान, अब आपका अब क्वेश्चन क्या था? अच्छा एक मिनट, ये जो हमने बग फिक्स किया रिलीज 1.1 में, उसे मर्ज करना है हमने डेव ब्रांच में मर्ज करना है, या किस तरह वो डेव ब्रांच वाला कोड वो बग फिक्स होगा उसमें? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। जब एक बार ये रिलीज 1.1 में कोड मर्ज हो गया ना, अप्रूव हो गया, इसमें भी आपके डेव लीड ने उस बग को अप्रूव कर दिया,
तो उस वक्त आप उस रिलीज 1.1 को डेव के साथ मर्ज, फिर एक और इसको बोलते हैं ब्रांच मर्जिंग आपस में, वो आप रिलीज 1.1 को डेव के साथ मर्ज कर देंगे, ये भी पुल रिक्वेस्ट के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये जो डेवलपर्स चलते जा रहे हैं ना, वो उनके टिपिकल डेव ब्रांच में वो बग का फिक्स का कोड भी आ जाए। ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो हमने इस चीज से अवॉइड क्या किया कि लेटेस्ट कोड तो डेवलपर्स को तो मिल गया, लेकिन अनफिनिश्ड कोड कस्टमर में नहीं गया। यही सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए सारा हमें ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि हम हमेशा कस्टमर में वो चीज भेजें जो फिनिश्ड है, टेस्टेड है, स्टेबल है। उसके अलावा हमने कस्टमर को चीज नहीं देनी, क्योंकि देंगे तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर हमारा खराब चलेगा वहां जाके। ठीक हो गया। अब मुझे आइडिया नहीं है, एक और देखिए सवाल इन शायद सेशंस का अतीक मकसद। जी जी एक जी सेकंड, बताइए। अतीक जी अतीक क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनेबल किया मैंने। जी सर, वही इरफान का जो क्वेश्चन था कि रिलीज 1.1 डेव में मर्ज होगी या मास्टर होगी? हाँ, मास्टर में ना हमेशा डेव से ही कोड जाएगा, एटलीस्ट इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के हवाले से। यानी कि मास्टर में डायरेक्ट आप कभी भी नहीं चीज मर्ज करोगे। डेव आपने बनाई इस वजह से है कि वो एक बीच में सॉर्ट ऑफ एक गेट कीपर है ना, कि जब भी जो भी चीज अपडेट होगी मास्टर में जाने से पहले डेव में जाएगी। यस सर। मास्टर जो है ना, वो आपका ट्रू पिक्चर होता है एक प्रोडक्ट का किसी भी एक पॉइंट पे। ठीक है ना, अब कस्टमर्स पे लेट से आप 4 रिलीजें कर चुके हैं, डिफरेंट वर्जन पे कस्टमर चल रहा है, डेवलपमेंट ब्रांच आपकी डेवलपर्स एक अगला एक R&D प्रोजेक्ट भी उसमें चला रहे हैं, कुछ नई चीज भी बना रहे हैं, लेकिन मास्टर जो है वो आपका जो भी फाइनल वर्जन है एक गिवन पॉइंट का वो है। वो टिपिकली ये भी होता है कि रिलीज करने के बाद जो डेवऑप्स का बंदा है, क्योंकि रिलीज जब चली जाती है तो उसके बाद वो मास्टर के साथ मर्ज कर देता है या डेवलपमेंट को मास्टर के साथ मर्ज कर देता है। तो अगर आप रिलीज को मास्टर में लेके जाएंगे तो एटलीस्ट ये होगा कि वहां पे स्टेबल कोड पड़ा होगा किसी भी एक टाइम पे। ठीक है, डेव जो होती है ना, डेव हमेशा फ्लक्स में होती है। फ्लक्स से मुराद है हमेशा चेंज होने वाली, रोज उसमें पुल रिक्वेस्ट आएंगे। और ये हमने बात की थी हमारे 2 वीक पहले वाले सेशन में कि जब आपने टास्क डिवाइड करने हैं डेवलपर में, तो एटलीस्ट यहाँ तक टास्क लेके जाने हैं कि एक दिन में एक टास्क जरूर कंप्लीट हो। ठीक है ना, 6 घंटे से अगर बड़ा टास्क है तो उसको स्प्लिट कर लें। उस केस में क्या होगा कि रोज डेवलपमेंट में कोई ना कोई चेंज आ रहा है, रोज डेवलपमेंट में काम जा रहा है, कुछ फिनिश जा रहा है, कुछ तो ठीक है, तो इसीलिए डेव हमेशा फ्लक्स में होती है। मास्टर का मतलब है आपके प्रोडक्ट का जो भी फाइनल उसकी शेप है, वर्जन, और रिलीजेस हमें मेंटेन करनी पड़ती हैं कि कस्टमर में क्या रिलीज चलाई है। ऑब्वियसली मास्टर भी अगर आप भी स्टेबल ब्रांच है, सिर्फ डेव जो होती है वो स्टेबल नहीं। स्टेबल ना होने से मुराद कि उसमें ऐसा कोड है जो फुली टेस्टेड, फुली रिलायबल कोड नहीं है, वो अभी अभी बन रहा है, अभी काम चल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मूव ऑन करते हैं। ठीक है गाइस। हाँ, एक क्वेश्चन मेरे ख्याल में इन्होंने लास्ट टाइम शायद पूछा था किसी ने रिगार्डिंग के, ये तो एक अप्रोच है ना, और एक अप्रोच जी है लाइक आप मल्टीपल डेव ब्रांचेस बना लें फॉर फीचर्स, जी जी अगर मल्टीपल टीम्स काम कर रही हैं, राइट? बिल्कुल। उसमें देखें एक चीज होती है, कुछ लोग ये करते हैं कि डेवलपर के नाम से ब्रांच बना लेते हैं कि जी इमरान के नाम से ब्रांच है और इरफान के नाम से ब्रांच है। वो वो चीज़ भी लार्ज टीम में जाके ना ज़रा मसला करती है, क्योंकि फिर ये नहीं पता कि वो किस टास्क से लिंक है। तो आइडियली आप जो ब्रांच बनाएं एक डेवलपर, वो किसी या तो किसी टास्क के साथ लिंक हो या किसी बग के साथ लिंक हो, और छोटे छोटे काम करें और ब्रांच को ख़त्म करते जाएं। जितनी बड़ी ब्रांच कर लेंगे ना, अच्छा बड़ी से क्या मुराद है कि अब मैंने एक ब्रांच बनाई अपने नाम, इमरान के नाम से, उसी में मैंने एक बग फिक्स किया, 2 किया, 3 किया, फिर मैंने कहा, यार मैं टास्क भी इसमें डाल दूँ। अब जनाब मैंने वो 5 दिन ब्रांच को मैं खींची जा रहा हूँ उसको। अब होगा क्या, दूसरे डेवलपर्स, लेट्स से 2-3 डेवलपर हैं, तो 10-10 दिन अपनी अपनी ब्रांच पे काम कर लिया बहुत सारा। अब आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा, जब आप पुल रिक्वेस्ट भेजेंगे और चीज़ें एकदम मर्ज होने को आएंगी तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों का काम इकट्ठा हो गया, बहुत ज़्यादा काम इकट्ठा हो गया, और वो सारा का सारा एकदम एक ब्रांच में जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए कोशिश करें कि छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे बग्स की ब्रांचेस बनती जाएं, मर्ज होती जाएं और ख़त्म होती जाएं।
तो उससे ये होता है कि स्मूथ काम रहता है और कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम आते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी जो ब्रांचिंग की ना 2-3 हैं इरफान स्ट्रेटजीज, उसका मैं लिंक एक शेयर करता हूँ वो टीम के साथ, वो मैं इंकरेज करूंगा कि आप देख लें। लेकिन हाँ, ये काम ज़रूर करें कि अगर आप कोई इस वक्त अगर आप अपने प्रोजेक्ट में कोई ब्रांचिंग स्ट्रेटजी इस तरह की नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो आई वुड से कि अर्जेंटली आप इसको अप्लाई करें। ठीक है, एक तो आप सीखेंगे भी, और दूसरा ये कि आपकी जो है जो काम है वो आगे जाके अच्छी तरीके से मैनेज हो जाएगा। सो इफ यू आर नॉट डूइंग इट, यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट डूइंग इट स्ट्रेट अवे। जी असद का एक क्वेश्चन। असद, मैंने आपको माइक इनेबल किया। जी, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रहा था, जिस तरह हम ये स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं मल्टीपल फीचर ब्रांचेस बना के, लाइक फॉर एवरी फीचर हम एक नई ब्रांच बनाते हैं, तो फ्रॉम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक लेट्स से इफ वी हैव टू गो बैक टू अ प्रीवियस फीचर, कोई अभी एक्टिव डेवलपमेंट हो रही है, मल्टीपल फीचर्स पे काम हो रहा है, हम एक फीचर को पकड़ते हैं, उसको खत्म करते हैं, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द सेकंड फीचर। तो अगर पिछले फीचर में कोई इशू आता है, तो समहाउ कैन वी गो बैक टू द प्रीवियस ब्रांच, फिक्स इट, या फिर वो काउंटर प्रोडक्टिव है, लाइक वी क्रिएट अनदर ब्रांच फॉर अनदर फिक्स फॉर द सेम फीचर, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं जी हम? बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। अब इसको थोड़ा सिंपल तरीके से लेके चलते हैं। तो लेट्स से ये आपकी डेव ब्रांच है, और लेट्स से आपने एक फीचर F1 की एक ब्रांच बनाई थी, या फीचर कह लें, टास्क कह लें, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, और ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मर्ज हो गई थी, और फिर ये ब्रांच यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब आगे डेवलपमेंट चलती रही चलती रही चलती रही, और भी डेवलपर्स ने बहुत सारा काम किया। अब लेट्स से इस पॉइंट पे आपको एक वापस उस पे जाना है। तो देखें, आई वुड स्ट्रांगली से कि डू नॉट ट्राई टू कीप, आपके पास ये चॉइस है ये वाली कि आप इस ब्रांच को हमेशा रख सकते हैं, वो पड़ी रहेगी गिट में, आप दोबारा से उस ब्रांच में जा सकते हैं। अगर आप उस ब्रांच में जाते ही हैं और आपने उसको डिलीट नहीं किया, और आपने पुरानी ब्रांच में दोबारा चले गए हैं और फिर से उसमें कुछ चेंज किया है, तो आपने एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि अब मजीद डेव में और भी काम हो चुके हैं, जो कि अब आप उस ब्रांच में नहीं रहे। तो लोग क्या करते हैं, वो फिर जब दोबारा उस पे काम करने लगते हैं, तो लेटेस्ट डेव को वापस इस ब्रांच में मर्ज करते हैं पहले, क्योंकि वो जो लेटेस्ट काम है वो तो मुझे चाहिए, वरना मेरी ब्रांच पीछे रह जाएगी। और फिर उसमें कुछ फिक्स करते हैं, और फिर फिक्स करने के बाद दोबारा से एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। तो या तो आप ये सारा काम करें, या जो इससे ज़्यादा क्लीनर अप्रोच ये है कि जो ब्रांच मर्ज हो गई उसको भूल जाए। एंड आई एक्चुअली लाइक दैट अप्रोच। उसको ख़त्म भूल गए, या जब आपके पास इश्यू दोबारा आया है, वहां से एक नई ब्रांच बनाएं। नई ब्रांच बनाएं, किसी चाहे सेम फीचर के नाम से या नए टास्क के नाम से ब्रांच बनाएं, और फिर उस पर काम करें। उसमें आपको एटलीस्ट ये भी गारंटी होगी कि लेटेस्ट कोड आपके पास आ चुका है, अब उसमें दोबारा से फिक्स करें। देखिए, फीचर्स तो ऐसे होते हैं ना, लेट्स से अब ये फोल्डर है, एक और फोल्डर है, एक और फोल्डर है, मिसाल है, इसमें वेब सर्विस 1 पड़ी है, इसमें वेब सर्विस 2 पड़ी है, इसमें वेब सर्विस 3 पड़ी है। तो ये जो डेव ब्रांच चलती जा रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोबारा उस फीचर में नहीं जा सकते। आप दोबारा से ब्रांच बना के ऑफ कोर्स वेब सर्विस 1 पे दोबारा से काम कर सकते हैं। ठीक है, पुराने सही, फीचर को दोबारा से, क्योंकि दोबारा फोल्डर्स तो से वहीं enable पड़े कर हैं, सकते फीचर्स तो वहीं पड़े हैं। ठीक है ना, सर्विसेज सारी वहीं पड़ी हैं। आप और अपनी पुरानी किसी सर्विस पे काम करना शुरू कर दें, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, यानी प्रीवियस एक फीचर को किसी यूजर स्टोरी से एसोसिएट कर सकते हैं, एक नई ब्रांच बना के, लाइक इवन दो इफ इट हैज क्लोज्ड द यूजर स्टोरी और रिजॉल्व्ड, तो आप दोबारा से उसको री एनेबल कर सकते हैं एब्सोल्युटली। विद और उसके लिए क्या होगा, आप आपके डेवऑप्स में जो है ना, वो फीचर्स की, लेट्स से एक फीचर ऐड हुआ हुआ है, उसके अंदर यूजर स्टोरीज ऐड हुई हुई हैं, यूजर स्टोरी यूजर स्टोरी यूजर स्टोरी, और उसके अंदर टास्क हैं। अब लेट से आपने क्या किया, आपने टास्क पे काम कर लिया, टास्क पे काम कर लिया, लेट से आपने कहा जी यहाँ तक ये तो फीचर ही हम लोग तो इसको डिलीवरी कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन अब एकदम कस्टमर ने कहा एक एनहेंसमेंट मांग ली फीचर में, तो आप क्या करेंगे? लाजमी नहीं है कि आप दोबारा से वो पूरा ये यूजर स्टोरीज और फीचर दोबारा से ऐड करें टीएफएस में। या एग्जिस्टिंग फीचर के अंदर जस्ट स्टार्ट एडिंग न्यू यूजर स्टोरी, न्यू टास्क्स और न्यू बग्स, व्हाटएवर दैट इज, and just start creating new branches and keep working on the same feature but add new items under it. ओके, या थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन है शायद। असद, आपका क्वेश्चन था कि एक रिलीज ब्रांच बनाई और उसमें कोई
कोई ऐसा फीचर था जिसमें आफ्टर मर्जिंग दोबारा से कोई बग आ गया? हाँ ये क्वेश्चन रिलीज था? ब्रांच नहीं, ये स्ट्रेटजी थी फीचर ब्रांच वाली। एक तो रिलीज वाली डिफरेंट थी ना, उसमें सारी टास्क एक ही जगह पे ऐड होंगे। ये फीचर वाली थी, इसमें हम ये करते हैं कि फीचर स्लैश यूजर स्टोरी का नाम आईडी के साथ एक और ब्रांच बनाते हैं एवरी टाइम यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अक्सर ऐसे होता है कि मैं आई गो फॉरवर्ड टू अनदर टास्क और वो फिर दोबारा से पिछला एक फीचर खुल जाता है एंड देन आई हैव टू गो बैक। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो हम उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं ब्रांच को, या नई ब्रांच बना के टास्क को एसोसिएट कर सकते हैं? तो वो ये इमरान भाई हैव क्लैरिफाइड दैट द आइडियल स्ट्रेटजी वुड बी टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच एंड देन यू कैन रीएसोसिएट इट विद द प्रीवियस यूजर स्टोरी और टास्क। सो या हाँ, आई थिंक उसके अंदर शायद जो ब्रांचिंग स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर आप फीचर वाली जो स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं ना, उसके अंदर तो आप ये कह रहे हैं कि जी मेरा एक फीचर था, जब मेरा वो बन गया, ठीक है, तो इट्स काइंड ऑफ डेव फॉर दैट फीचर, राइट? और वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, अभी आपने उसको क्लोज तो नहीं किया, यानी कि उस ब्रांच को अभी आपने क्लोज नहीं किया है, वो तो एक वो कंटिन्यूसली पता क्या चलती जा होता है, रही है। अक्सर ऐसे होता है अभी हमारे स्पेशली हमारे केस में कि हम एक्टिव डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, बिल्कुल ग्राउंड अप से चीज़ें। सो अक्सर ऐसा होता है क्लाइंट आता है वापस कहता है कि यार ये फीचर एक और ऐड करना था, ये तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग उस वक्त गलत थी, अब इसको इस तरह करना था। तो वो अक्सर ऐसा होता है कि वो दोबारा से उस फीचर को रीओपन करना पड़ता है। यू कीप ऑन एडिंग थिंग्स इन द यूजर स्टोरी। तो ऐसे नहीं होता कि फिर हम हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए एक नई यूजर स्टोरी बनाए और नए टास्क बनाए। तो वो फिर इसलिए मैं पूछ रहा था उसके लिए। नहीं तो नहीं, आई मैं थिंक समझ गया हूँ, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि एक जो चीज़ है ना आपकी फीचर इन टर्म्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट, मैं ब्रांचिंग के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि ब्रांचिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या है, कि हर फीचर की सेपरेट ब्रांच है? हर फीचर की सेपरेट ब्रांच है। एवरी टाइम नया फीचर पे काम करते हैं यूजर स्टोरी, तो वो यूजर स्टोरी आईडी से लिंक करके उसका एक फीचर ब्रांच ऐड करते हैं। अच्छा, नहीं, हर टास्क की सेपरेट ब्रांच बनाना इंटरनली, नो, वो तो हम नॉट डिस्कस कर चुके टास्क, हैं। यूजर स्टोरी, हाँ, यूजर मैं ये स्टोरी कह रहा हूँ लेवल जो पे। एक एक ब्रांचिंग स्ट्रेटजी है फीचर ब्रांच, क्या आप उसको रेफर कर रहे हो? जी जी। तो हाँ इसमें ठीक देखें, है। मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करूंगा इरफान, और कि आप एग्जिस्टिंग लेट्स से यूजर स्टोरी थी, मिसाल है ये यूजर स्टोरी थी, ये आपकी नंबर 36, अब ये कंप्लीट हो चुकी है, डिप्लॉय हो चुकी है, कस्टमर इस्तेमाल भी कर रहा है, फ्यूचर में कहता है यार मुझे इसमें एक और चीज़ चाहिए, तो देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू टू कम बैक टू दिस स्टोरी एंड ऐड अ टास्क अंडर इट, ऐड अ बग अंडर इट। एक नया टास्क ऐड करें, एक नया बग ऐड करें, और उससे नई ब्रांच बना लें, उस बग की नई ब्रांच बना लें, उस टास्क की नई ब्रांच बना लें। एटलीस्ट आपको ये होगा कि जो लेटेस्ट कोड है वहां से आपका वो चलेगा मजीद। तो दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड। अच्छा, मुझे कंफ्यूजन इस बात पे थी कि शायद असद वाज रेफरिंग टू द फैक्ट के अभी जो जो हमने डायग्राम ड्रॉ की है ना, उसके अंदर तो एक डेव ब्रांच है, राइट? बट शायद ये लोग मल्टीपल फीचर ब्रांचेस को एज डेव ब्रांचेस कंसिडर करके लेके चलते हैं, सो एट नहीं, एनी गिवन पॉइंट इन। हमारी असल में एक मास्टर ब्रांच के अलावा एक डेव ब्रांच होती है और उसके आगे फिर फीचर ब्रांचेस होती हैं, और हम अभी सिर्फ डेव में ही चीजें मर्ज कर रहे हैं। नथिंग इज गोइंग इन टू द मेन ब्रांच। तो उसको आप अच्छा उस तरह से देख सकते हैं। हाँ, कि आप मेन ब्रांच में भी कर सकते हैं बिकॉज इट्स जस्ट एक्टिव नहीं, सो डेवलपमेंट। एज लॉन्ग एज डेव इज द गेटकीपर, या तो फिर तो प्रोसेस तो सेम ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड से। और आप एक काम कर सकते हो, आप ना जब आपकी रिलीज हो जाए ना कस्टमर पे और कोई भी फीचर रेडी हो जाए, तो तब ट्राई करेंगे डेव में उस वक्त का कट जो है ना वो मास्टर में ले जाए। वो भी सिर्फ एक ओके। एक्स्ट्रा एक ठीक है ना, कि जी ये हमारे पास अब ठीक है। मास्टर में आ गया। वैसे तो इंडिविजुअल फीचर्स भी आप मेंटेन कर रहे हो, तो एब्सोल्युटली एक एक एनी गिवन टाइम में, देखिए हमने तो अभी छोटी सी मिसाल ली है, इस पे 50 बंदों की टीम भी काम कर सकती है, हर बंदे के पास अपना अपना, लेट्स से 50 बंदों की टीम, 10 के पास एक एक फीचर है, ठीक है। सो बेसिकली ईच 10 पीपल टीम विल बी मेंटेनिंग देयर ओन, कुछ ब्रांच चल रही है, बट इवेंचुअली, ठीक है, ऐसा होता नहीं, एक ही अगर एप्लीकेशन है तो इवेंचुअली कोड आपने इकट्ठा करना ही है एक जगह पे, तो वो आपका फिर नेचुरल डेव बन जाता है, जहाँ पे इंडिविजुअल टीमों का फीचर का कोड आए और या वो मर्ज हो जाए और फिर वो इवेंचुअली मास्टर में जाए, ठीक है। जब आप रिलीज करते हो किसी कस्टमर को, तो आप पूरी एप्लीकेशन रिलीज करते हो, ठीक है, एज
यू रिलीज जस्ट वन फीचर, टिपिकली ऐसा होता है, अनलेस कि वो एप्लीकेशन ही इस किस्म की है कि वो जिसमें अगर आपको अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपकी एप्लीकेशन इस किस्म की है कि पूरा का पूरा सोर्स कोड ही सेपरेट है एक फीचर का, ऐसा भी होता है, या एक फीचर का कह लें या एक एपिक का कह लें या एक उसका एरिया का पूरा सोर्स कोड ही डिफरेंट है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप ये अगर आपको थोड़ा सा याद है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ फिर से कि यू कैन हैव मोर देन वन गिट रिपोजिटरी अंडर योर प्रोजेक्ट। मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। मेरे प्रोडक्ट में इसकी मिसाल है, हमारे प्रोडक्ट में हम लोग आई थिंक 6 या 7 रिपोजिटरीज चला रहे हैं। हमारा एक प्रोडक्ट है और उसमें जो मोबाइल एप्लीकेशन है, क्लाइंट एप्लीकेशन, वो एक हमने वो फ्लटर में एक हमारी टीम काम कर रही है, एक हमारी टीम जो है वो स्टैंडर्ड एंड्रॉयड जावा में एक क्लाइंट हमारा बना हुआ है जो हम आहिस्ता आहिस्ता उसको डीकमीशन कर रहे हैं, और फिर हमारा बैकएंड एपीआई और दूसरा है। अब देखें ये टीमें, इन टीमों का जो जो काम है, जो फोकस है, वो टोटली सेपरेट है। तो उसके लिए हमने रिपोजिटरीज ही अलग-अलग बनाई हुई हैं, उनकी रिलीजेस भी अलग होती हैं, रिपोजिटरीज अलग होती है। जब रिपोजिटरी अलग हो गई तो ऑब्वियसली डेव ब्रांच, मास्टर ब्रांच, ये हर चीज़ अलग हो गई मोबाइल टीम की, और ये सारा कुछ अलग हो गया बैकएंड टीम का। इट डिपेंड्स कि आपने आपकी एप्लीकेशन डिवाइडेड कैसे है। हो सकता है कि आप मोबाइल का काम, एपीआई का काम, डेटाबेस का काम सारा कुछ एक में ही रखना चाहते हो, या आप सब में सेपरेट रखना चाहते हैं। हमने सेपरेट स्ट्रेटजी इसलिए इस्तेमाल की क्योंकि जो डेवलपमेंट टीम मेरी जो मोबाइल की टीम है वो फुल स्टैक टीम नहीं है। अगर आपके फुल स्टैक डेवलपर हैं तो डेफिनेटली एक ही जगह पे रखें सारा कुछ। मेरी जो टीम है उसमें मोबाइल की टीम फुल स्टैक नहीं है, वो सिर्फ क्लाइंट पे काम करती है। उनका उनको चाहिए ही नहीं है सोर्स कोड बैकएंड का, देयरफॉर दे डोंट हैव एक्सेस टू इट। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंट चीज़ है। यू कैन हैव मल्टीपल गिट रिपोजिटरीज और यू कैन हैव वन। जी, कोई और क्वेश्चन है या वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट? जी आगे चलते हैं। जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरी। ओके, अब मैंने क्या किया लास्ट टाइम, जो हमने ये चीज़ बनाई थी, वो अगर मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा दूँ तो हमारे पास ये सी डाओ के अंदर ये था हमारा गिट रिपोजिटरी का फोल्डर, जो कि हमारा गिट के साथ लिंक था, एसोसिएट हो चुका था ये फोल्डर। और हमने ये 3 फाइलें क्रिएट की थी, इफ यू गाइस रिमेंबर, टेस्ट फाइल 1 2 3। मैंने उसके बाद क्या किया कि वो जो हमने एक सैम्पल वेब एप्लीकेशन बनाई थी विजुअल स्टूडियो में, सिर्फ मैंने उसको कॉपी पेस्ट इस फोल्डर के अंदर कर दिया, तो मेरी सेम गिट रिपोजिटरी के अंदर आ जाए। ठीक है, दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई डिड आफ्टर आवर सेशन। तो अब हमारे पास ये जो फोल्डर है, इसी के अंदर जो गिट रिपोजिटरी के साथ ट्रैक्ट है, इसके अंदर मैंने एक विजुअल स्टूडियो की वेब एप्लीकेशन सैम्पल प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था, ये वाला, इसको मैं एक बार फिर से चलाता हूँ। ये मैंने उस गिट रिपोजिटरी में ऐड कर दिया और ये मास्टर ब्रांच के साथ अभी सिंक है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको आगे लेके चलते हैं फ्रॉम डेवऑप्स पॉइंट ऑफ व्यू। आज का टारगेट है हमारे पास अभी, वी हैव अबाउट 18 मिनट्स, कि हम ट्राई करेंगे इसको इनिशियली कुछ अज्योर में बेसिक पब्लिश करने का, जिसमें स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन इन्वॉल्व नहीं है, पर एटलीस्ट आपको आइडिया होगा कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है डेवऑप्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको मैं अगर चलाता हूँ, लेट्स मी रन दिस एप्लीकेशन वेरी क्विकली। I don't see the output going. Let's see the output यहाँ पे आ गई है। ये मेरे पास वेब एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है लोकल होस्ट पे। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आप लोगों ने अब आ जाते हैं थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है। हमने कोड की तो अब तक बात की, सोर्स कोड, फाइल्स, उन फाइल्स को मैनेज कैसे करना है, टीम में सोर्स कोड कैसे हम आगे लेके चलेंगे। अब हमारा मकसद सारा है कि इसको हमने कहीं पर रन करना है, इसको चलाना है। तो ये मेरी मशीन में लोकल होस्ट में रन होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है, मैं अगर इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ IIS एक्सप्रेस, अब आप डिफरेंट यहाँ पे ये विजुअल स्टूडियो की फीचर है कि आप इसको में चूज कर सकते हैं
कि आप इस ऐप को लोकल इन्वायरमेंट में कहाँ चलाना चाहते हैं। तो मैं इसको अभी बेसिकली IIS एक्सप्रेस एक टूल है जो विजुअल स्टूडियो के साथ आता है, इंस्टॉल होता है। IIS जो है ये एक वेब सर्वर है, ठीक है जी। इंटरनेट सर्वर इसका मतलब है। वेब सर्वर का काम क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है किसी भी मशीन पे जो वेबसाइट्स को होस्ट करके बेसिकली चला सकता है। और क्लाइंट जब उस वेब सर्वर के पास आता है एक URL लेके, वेब सर्वर का ये काम है कि फिर वो उस वेबसाइट की जो फाइल्स हैं वो क्लाइंट को सेंड करेगा क्लाइंट के ब्राउजर में, और ब्राउजर उस साइट को रेंडर करेगा, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे IIS एक्सप्रेस लिख के इसको रन करता हूँ तो ये देखिए ये चल गया। थोड़ा सा अपने चीज को नोट करना है, पोर्ट ये चल रहा है पोर्ट 44327 पे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मेरी मशीन पे अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा ये आइकन आया है इस IIS एक्सप्रेस का। इसको मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ तो वो मुझे दिखा रहा है कि मेरी पास इस वक्त इस सर्वर में एक ऐप चल रही है जो इन दो लोकेशंस पे पब्लिश्ड सॉरी। अब देखें दोनों में फर्क क्या है, एक HTTPS है और एक HTTP है। बाय डिफॉल्ट जब आप इस ऐप को जब रन करते हैं तो ये दोनों पे एंड पॉइंट्स पे पब्लिश करता है। ये आपकी चॉइस है। टिपिकली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप HTTPS सिक्योर ही रखते हैं उसको, ठीक है जी। अगर मैं ये नीचे वाले को भी क्लिक करता हूँ तो उसने असल में उसकी सेटिंग हुई है, उसने उसको रीडायरेक्ट कर दिया है HTTPS वाले पे, जो कि एक सिक्योर सेटिंग है। अगर यूजर किसी भी आपकी वेबसाइट, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको मिसाल दूं, फॉर एग्जांपल HTTP, मैं यहाँ पे S नहीं लिख रहा, ठीक है जी। अगर मैं अपनी कंपनी साइट पे जाता हूँ तो वो आप नोट कीजिएगा क्या करेगा, वो उसको रीडायरेक्ट कर देगा सिक्योर वाली। वो देखें HTTP लिखा था लेकिन वो HTTPS पे रीडायरेक्ट हो गया। ये भी एक सेटिंग होती है सर्वर पे कि भाई तुमने अनसिक्योर लिंक पे सर्विस नहीं करना कस्टमर को, उसको सिक्योर लिंक पे ले जाओ। तो ये मेरा इस पे चला गया। इसी तरह से ये जो डिफॉल्ट वेबसाइट है ये काम कर रही है रीडायरेक्शन का। अच्छा, जो मकसद है बताने का वो है ये होस्टिंग एनवायरनमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा समझना ज़रूरी है कि एक आपकी एप्लीकेशन चल कहाँ रही है। ये बहुत से हमारे जो हमारे कोलीग्स हैं वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इसीलिए नहीं समझ पाते कि वो होस्टिंग एनवायरनमेंट को नहीं समझते कि जो चीज़ मैं बना रहा हूँ वो चलेगी कहाँ पे। अगर वो एक कंसोल ऐप है, एक मैंने कमांड प्रॉम्प्ट वाली ऐप बनाई है जो सिंपल कंसोल में कुछ प्रिंट करती है, तो वो कैसे चलेगी। एक वेब ऐप है तो वो कैसे चलेगी। तो एक वेबसाइट को चलाने के लिए एक वेब सर्वर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन है, ठीक है ना। आपका क्लाइंट कहाँ पे होता है वेबसाइट का? ब्राउजर। कोई भी ब्राउजर क्लाइंट बन जाता है। उस ब्राउजर को आपकी साइट पे पहुंचना है, और वो कैसे पहुंचता है? थ्रू एन एड्रेस, वेब एड्रेस। जैसे आप microsoft.com या google.com की जो साइट है लिखते हैं तो इवेंचुअली क्या होता है, आपके ख्याल से ये अभी क्या हुआ होगा? ये जो मैंने google.com लिखा है और ये HTML मेरे पास आ गई है, ये HTML कहाँ से आई होगी? ये HTML गूगल के वेब सर्वर, जो गूगल के सर्वर्स पड़े हुए हैं, और वेब सर्वर ने रिस्पॉन्स में ही HTML सेंड की है मुझे मेरे ब्राउजर को, और उसने यहाँ पे रेंडर कर दी है, ठीक है जी। तो हमारी जो वेबसाइट है उसका वेब सर्वर क्या है? इस केस में IIS एक्सप्रेस है, ठीक है। अब ये तो है मेरे लोकल इन्वायरमेंट में। लोकल इन्वायरमेंट में ये चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज रनिंग। लेकिन मुझे अब इसको लेके जाना है ऐसी जगह पे जहाँ से आप लोग भी इस साइट को एक्सेस कर सकें, या जनरल पब्लिक एक्सेस कर सके, या मेरे सिर्फ कस्टमर्स एक्सेस कर सकें। तो इसको मुझे किसी पब्लिक एंड पॉइंट पे पब्लिश करना है, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे? अब उसके लिए हम बात करते हैं, हम थोड़ा सा जल्दी से इनिशियल सेटअप शुरू करते हैं। अभी एक स्टार्टिंग अच्छा, लेंगे, कुछ फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको आगे लेके चलेंगे डिटेल में। कुछ जी इमरान, कुछ लड़कों ने मेरे ख्याल में अभी जो फ्रेशर्स हैं शायद नोड वगैरह ही देखा हो और विजुअल स्टूडियो कोड ही देखा हो। तो ये चूंकि विंडोज़ मशीन है इमरान की और विजुअल स्टूडियो 2022 है, इसके अंदर विजुअल स्टूडियो जो है ना, जो एक्चुअल विजुअल स्टूडियो है, नॉट विजुअल स्टूडियो कोड, उसके अंदर ये IIS एक्सप्रेस और इस तरह के यानी कि कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस ASP.NET कोर की चलाने के लिए ना ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। यू मे नॉट फाइंड दीज ऑप्शंस ऑन
VL Studio कोड। लेकिन ये हम एक सेशन करेंगे वेब वाला भी, वेब डेवलपमेंट के हवाले से इसी तरीके से, जिस तरीके से डेवऑप्स की सीरीज कर रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फॉर दोज कि जिनका सिर्फ एक टेक्स्ट टैब के ऊपर एक्सपोजर है। होपफुली दे विल आल्सो अंडरस्टैंड कि ये मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में सर्वर्स रन करने के क्या तरीक़ेकार होते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें से ट्राई कर रहा हूँ। वैसे अगर मैं कोड से रन कर सकूँ, अगर ना हुआ तो हम आगे चलेंगे। वो चूंकि उसने लॉक किया हुआ है ना फाइलों को, मैं ट्राई करता हूँ। नहीं रहने ये दें, VL आई Studio थिंक आई थिंक टाइम कम है अच्छा, तो हम उसको चलाते हैं। वो किसी दूसरे सेशन में ना कर लेंगे वेब के हवाले से, बिकॉज जो हम आई एम प्लानिंग कि एक फुल स्टैक का एक सीरीज की जाए कि जिसके अंदर एक ही एप्लीकेशन को मुख्तलिफ टेक स्टैक्स में और मुख्तलिफ टूल्स के थ्रू डिप्लॉय वगैरह करने का एक है प्लान। तो आई थिंक उसके अंदर कवर किया जा सकता है ये। ठीक हो गया, चलो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मुझे बताएं, थोड़ी सी बात करते हैं एनवायरनमेंट की। क्लाउड एनवायरनमेंट क्या होता है? देखिए, इसको अगर आप बेसिक लेवल, हमने एक सेशन किया था कपल ऑफ मंथ्स अगो, जिसमें हमने बेसिक क्लाउड एनवायरनमेंट की, ऑन प्रेमिस एनवायरनमेंट की बात की थी। तो क्लाउड जो है ना, वो बेसिकली इन दी एंड, अगर आपने इसको सिंपलिसिटी देखना है, सिंपल केस में देखना है, तो वो आपको बस मशीन्स दे रहे हैं जो आप, और वेरियस सर्विसेज दे रहे हैं। कुछ में आप डायरेक्ट मशीन उनसे ले लेते हैं, मशीन से मुराद है हार्डवेयर, जिसको आप रिमोटली मैनेज करके अपना सॉफ्टवेयर उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकें। कुछ वो आपको उन्हीं अपनी मशीन्स के ऊपर कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि डेटाबेस पहले से उन्होंने डिप्लॉय किया होगा, वो दे देंगे आपको, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स अ होस्टिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट हो सके। अम, आप अपनी मशीन पे भी वेबसाइट होस्ट करके पब्लिक को एक्सपोज कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन टिपिकली हम ऐसा नहीं करते। हमारे जो कस्टमर है वो ठीक है, वो ये तो मेरी डेवलपर मशीन है, मैं उसको बंद भी करूंगा, उसको स्टार्ट भी करूंगा, रीस्टार्ट भी करूंगा। तो अगर आपकी एप्लीकेशन ने लाइव चलना है तो उसको हमेशा ऑन रहना चाहिए। तो हमेशा ऑन रहने के लिए मुझे एक सर्वर चाहिए, एक मशीन चाहिए जो हमेशा ऑन रहे, उसकी लाइट ना जाए या इस तरह की चीज़ें ना हो। तो ये जो हमें क्लाउड इन्वायरमेंट है, ये इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि वो उसकी पावर मैनेजमेंट, उसकी सब, उसकी SLA होता है अप टाइम। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है, एक टिपिकल जो वेबसाइट है, उसका 99.9 समथिंग % SLA गारंटी देता है कि भाई इतना तो आपकी मशीन ऑन रहेगी रहेगी, ठीक है ना। ये चीज़ अगर आपको करनी पड़ जाए खुद से, तो बड़ा बड़ा मुश्किल काम है। उसमें आपको उस मशीन को ठंडा भी रखना है, उसमें आप कूलिंग भी लगाएंगे, या फिर आपको यूपीएस भी लगाना है, यूपीएस के अलावा जनरेटर भी लगाना है, बड़ा कुछ करना पड़ जाएगा एक साइट को 99.99% अप रखने के लिए। तो हम इतने उस, so let's not go and buy ACs and generators, we'll simply go create our website on Azure, ठीक है। Azure एक क्लाउड एनवायरनमेंट है। आई वुड इंकरेज आप लोग अभी अगर सीखने के उसमें हो तो गूगल और अमेजोन, ये भी अब दूसरे कंपैरेटिव क्लाउड एनवायरनमेंट्स हैं। तो ट्राई करें कि थोड़ा थोड़ा सा किसी एक को पहले एक्सप्लोर कर लें, एक को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो दूसरों के भी बड़े सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, तो फिर आप दूसरों को भी देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट में जो डेवऑप्स की जो जॉब्स हैं या पोजीशंस अवेलेबल हैं, वो ज़्यादातर अगर आप नोट करेंगे उनके डिस्क्रिप्शंस, तो वो यही मांगते हैं कि अज्योर का एक्सपीरियंस हो या AWS का या गूगल का। ज़्यादा जॉब्स अज्योर और AWS की हैं इस वक्त मार्केट में। गूगल थोड़ा सा कैचअप गेम कर रहा है, लेकिन उसका भी अब क्लाउड जो है वो ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि आप इन तीनों को आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर ज़रूर करें। अच्छा, अब इसमें कुछ, बिकॉज दिस इज नॉट एन इंट्रोडक्शन टू अज्योर कोर्स, तो मैं अज्योर की डिटेल में नहीं इतना जाऊंगा। अभी हम इसको ज़रा स्पेसिफिक रखेंगे हमारे इस सेशन के हवाले से। तो उस केस में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम क्या करेंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है एक सब्सक्रिप्शन का, ये वो होती है पेड सब्सक्रिप्शन। मैंने इसके पीछे मेरा क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है, लेकिन आप लोग जो हो एज ए डेवलपर्स प्लीज़ अकाउंट बनाएं। आपको माइक्रोसॉफ्ट मेरे ख्याल से $100 पर मंथ टाइप का फ्री क्रेडिट देगा फॉर अ फ्यू मंथ्स। सो आई वुड इंकरेज कि आप एक अकाउंट इसमें बनाएं जिसमें आप कुछ फ्री रिसोर्सेज इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन बस एक पेड अकाउंट होता है, अगर आपने इसको इस हवाले से लेना है। इसकी बिलिंग वगैरह वगैरह की डिटेल सारी सब्सक्रिप्शन के अंदर आती है। इस सब्सक्रिप्शन के अंदर अब मैं अपने रिसोर्सेज बनाना शुरू करूंगा। तो हमारा अभी का मकसद क्या है, हमने जो हमारी ये वेब एप्लीकेशन है इसको हमने इस पे पब्लिश करना है, या एक सर्वर बना के उसमें उसको डिप्लॉय करना है। तो मैं जल्दी से एक सर्वर बनाता हूँ और फिर हम उस वहाँ से आगे चलते हैं। रिसोर्स ग्रुप जो है, ये सिंपल एक ग्रुपिंग है रिसोर्सेज की। इसको मैं इसको समझता हूँ एक फोल्डर की तरह।
कि समझ लीजिए एक फोल्डर है जिसमें मैं सारी चीज़ें बनाऊंगा, फिर मैं और फोल्डर्स भी ऐड कर सकता हूँ, डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप्स बना सकता हूँ। तो अभी मैं एक डिफ़ॉल्ट एक कह लें एक रिसोर्स ग्रुप बनाऊंगा, एक लोकेशन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपना वेब सर्वर क्रिएट करूंगा, ठीक है जी। तो इसका नाम रख देते हैं RG रिसोर्स ग्रुप वेब ऐप 1 जो हमारी है। रीजन सेलेक्ट, रीजन क्या है, ये वो डिफरेंट दुनिया में डेटा सेंटर्स हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के ये सारे दुनिया में डिफरेंट डेटा सेंटर्स हैं, और सिर्फ इस ड्रॉप डाउन से मैं चूज कर सकता हूँ कि किस डेटा सेंटर में मेरी ये मशीन बनेगी। तो अभी मैं ईस्ट US डिफॉल्ट को ही रहने देता हूँ और ये फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है जी। ये सिर्फ एक ग्रुपिंग है रिसोर्सेज की, कुछ नहीं है, ये खाली है। देखिए मैंने इसको पे क्लिक किया है और यहाँ पे लिस्ट में सब कुछ खाली है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ इसमें। वो कह रहा है जी इसमें ये देयर आर नो रिसोर्सेज, प्लीज क्रिएट अ रिसोर्स। तो मैं एक नया रिसोर्स क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मुझे जो चीज चाहिए वो है ऐप सर्विस प्लान, ठीक है जी। ऐप सर्विस प्लान क्या होता है, इसको इसका नाम थोड़ा सा आई वुड से इस तरह का है, लेकिन एक्चुअली ये सर्वर है, ये एक वेब सर्वर है जिसके ऊपर मैं वेबसाइट्स डिप्लॉय कर सकता हूँ। एक सर्वर में मैं मल्टीपल साइट्स डिप्लॉय कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो हम एक ऐप सर्विस प्लान क्रिएट करते हैं। उसने बाय डिफॉल्ट वही रिसोर्स ग्रुप मेरा चूज कर लिया जो मैंने बनाया, ये फोल्डर लोकेशन है। अगर और बनाए होते तो वो यहाँ नजर आ जाते, ठीक है जी। वो पूछ रहा है कि आपने ये लिनक्स की मशीन बनानी है क्या आपने विंडोज की मशीन बनानी है। हम लिनक्स चूज करते हैं, चूंकि हमारी ऐप .NET कोर में बनी है तो लिनक्स भी बिल्कुल चलेगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं लिनक्स भी चूज कर सकता हूँ। मैं इसका नाम देता हूँ ऐप सर्विस प्लान वेब एप्लीकेशन वेब ऐप 1, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जी, प्राइसिंग प्लान। ये बाय डिफॉल्ट मुझे एक सर्वर दे रहा है जिसकी 3.5 GB मेमोरी है, ठीक है। हर सर्वर के साइज की डिफरेंट प्राइसिंग है, ठीक है। मुझे उस हिसाब से उसके पैसे पे करने हैं। ये अभी उसने डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ था, मैं आपको अभी इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ। ये जी $73 पर मंथ पे है, ठीक है। तो एक्सपेंसिव है, ठीक है जी। मैं तो डेवलपर हूँ, मैं इतने पैसे नहीं दूंगा। तो अच्छी बात है, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलपर्स के लिए फ्री वाला भी एक वर्जन रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 1 GB मेमोरी, बिल्कुल छोटा सर्वर है, लेकिन हमारी ऐप को इतना खास काम नहीं कर रही हैवी, तो मैं ये 1 GB वाला फ्री वर्जन चूज कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें वैसे हमें वो SSL मिल जाता है, मैनुअल्स। एक्चुअली लेट मी चूज दिस वर्जन जिसमें हमें SSL भी मिल जाएगा। तो मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ और इसको बस क्रिएट कर देते हैं, ठीक हो गया। ये भी क्रिएट हो रहा है। अच्छा, जो भी आप इसको कमांड देते हैं ना, ये एसिंक्रोनस तरीके से उस पर अमल करता है। मतलब उसने आपकी रिक्वेस्ट ले ली है, ये देखें डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस। ये इसने मेरी रिक्वेस्ट ले ली है, बिहाइंड द सीन अज्योर का जो एक कोई सर्वर है उस पर मेरी रिक्वेस्ट गई है और उस पर काम उसने शुरू कर दिया, और थोड़ी देर बाद उसने मुझे बता दिया कि जी वो कंप्लीट भी हो गई है। अब मैं वहां चला जाता हूँ। ये जी मेरा एप्स, ये सर्वर मैंने आपको बताया था कि सर्वर बनाया। अब सर्वर जो बनाते हैं उसके डिफॉल्ट देखें, CPU आ रहा है, मेमोरी आ रही है और डाटा के स्टैट्स आ रहे हैं, सब कुछ अभी खाली है। कोई CPU मेमोरी शेमरी कुछ भी हम नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ डिप्लॉयड ही नहीं है। तो चलें हम कुछ डिप्लॉय करते हैं इसमें। तो अभी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, अगेन मैं विजुअल स्टूडियो की टूलिंग यूज़ करके साइट डिप्लॉय करूँगा, लेकिन मैं आपको फिर एक आधी चीज़ दिखाऊंगा कि हम कैसे इसको ऑटोमेट करेंगे इस डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। अभी इसको मैं, सॉरी यहाँ पे नहीं है ये, इसको ओपन करते हैं और जल्दी से वेबसाइट को अपनी ओपन करते हैं। मेरे पास विजुअल स्टूडियो में अगेन ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे पब्लिश की एक सेटिंग, पब्लिश के ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। पब्लिश क्या करता है, वो मुझसे पूछेगा कि जो आपने डिप्लॉय करना है कहाँ करना है, किसी FTP पे करना है, किसी डॉकर पे करना है, या अज्योर पे करना है, कुछ या किसी वेब सर्वर पे करना है जो कि लोकल इन्वायरमेंट में। तो मैंने अज्योर चूज किया। नेक्स्ट, वो पूछ रहा है विंडोज या लिनक्स, तो हमने लिनक्स चूज की थी। लेट्स क्लिक नेक्स्ट। अब वो जाके ढूंढ रहा है सर्वर जो मेरी सब्सक्रिप्शन के अंदर क्रिएट किया है मैंने।
think it was this subscription, और ये मेरा अकाउंट है। नो एग्जिस्टिंग इंस्टेंस, उसको इंस्टेंस मिल नहीं रहा। जैसे में देखना है कि उसको मिला क्यों नहीं है। हमारे पास सेशन का टाइम काफी कम हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, अभी फिलहाल मैं यहीं से, अच्छा यहाँ से बैठे बैठे भी मैं वही काम सर्वर क्रिएट कर सकता हूँ जो मैंने अभी वहां पे क्रिएट किया है। उसको मेरा नहीं मिला, मैं वो चेक कर लूंगा उसको मेरा क्यों नहीं मिल रहा। ऐप एएस सर्विस प्लान वेब ऐप 1-न्यू इसका नाम दे देते हैं। बाकी चीजें सारी वही हैं, होस्टिंग प्लान भी वही है। हो सकता है कि वो कॉस्ट का फैक्टर हो जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉस्ट वो उसको नहीं पसंद आई। बट एनीवेज अभी इसको डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि मैं एक पॉइंट क्विकली कवर करना चाहता हूँ बिफोर वी क्लोज दिस सेशन। तो लेट्स सी अभी ये क्या कर रहा है। ये मेरे विजुअल स्टूडियो से ही मेरे ही अज्योर अकाउंट में जाके इस वेबसाइट को पब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ इसने किया ये है कि एक नया सर्वर बना रहा है मेरा सर्वर, उसको फॉर व्हाटएवर रीजन पसंद नहीं आया। मैं वापस जाता हूँ अपने उस फोल्डर में, ये मैंने बनाया था और मेरा ख्याल है कि वो एक और यहाँ ऐड कर देगा। अभी कर रहा है, इसने किया नहीं है। ये देखें, ये उसने एक और ऐड कर दिया है नीचे डायरेक्टली, और उसने ऑब्वियसली रैंडम आगे नंबर वो दे दिया। लेकिन इसको करने देते हैं। उसने कहा जी अच्छा ये नाम है और इसमें आप डिप्लॉय कर दें। मैं कह रहा हूँ जी जी नेक्स्ट, पब्लिश करना है। अच्छा ये देखेंगे कितने मजे की बात है, ये पहले नहीं थी ऑप्शन, ये मैंने अभी देखी है। ये CI/CD की गिट की जो पाइपलाइन है, इवन उसका कोड भी जनरेट कर देगा, जो आप यहाँ से लेके एज ए टेम्पलेट अपनी पाइपलाइन में इसको ऐड करेंगे। ये हम YAML फाइल्स बनाएंगे नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल हम कह रहे हैं कि जी तुम डायरेक्टली पब्लिश कर दो, YAML फाइल ना बनाओ। अच्छा जी, अभी हो गया हमारी ये साइट, इसने पब्लिश कर दी है। अब यहाँ देखते हैं थोड़ा सा इसको चला के। अभी वो फर्स्ट टाइम लोड हो रही है, थोड़ा टाइम लेगी। लिनक्स की मशीन है। थोड़ी देर में ये वार्म अप होके आई थिंक हमारी साइट यहाँ नज़र आ जानी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसने किया क्या है बिहाइंड द सीन। व्हाइल इज लोडिंग, छोटा सा क्वेश्चन है, ये वेब डिप्लॉय और जिप डिप्लॉय का एक डिफरेंस है। रिसेंटली एक इशू आ रहा था कि वो जिप डिप्लॉय से चीज़ चल रही है लेकिन वेब डिप्लॉय से समहाउ कनेक्शन टर्मिनेट हो रहा है। देयर कुड बी अ सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन और आईपी रिस्ट्रिक्शन और समथिंग। लेकिन मैं समझना चाह रहा था कि कैसे जिप डिप्लॉय डिफरेंट वर्क करती है सो दैट इट इज बीइंग अलाउड, और वेब डिप्लॉय कैसे काम करती है। ये असद, if you hold on to that thought, I'm planning to do a series, और उसके अंदर मैं ये चीजें कवर करूंगा। थोड़ी सी ना कुछ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्वड इन हाउ अ वेब एप्लीकेशन गेट पैकेज्ड, क्योंकि जब तक हम पैकेजिंग नहीं समझेंगे थोड़ा सा इसमें हो ठीक जाएगा। बट यू मार्क दैट इन, इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे अपनी फुल स्टैक डेवलपमेंट वाली सीरीज में इंशाल्लाह। ओके ठीक है। हाँ जी, उसको उसको हम देख सकते हैं कि वो अगर कोई एरर, स्पेसिफिक एरर आ रहा है आपको तो वो क्यों आ रहा है, वरना तो जिप बेस्ड पैकेजिंग और वेब डिप्लॉय दोनों ही चलने चाहिए। बट यस आई थिंक इरफान जो कह रहे हैं उसको डिटेल में जो है वो वहाँ पे उसको देखा जा सकता है। अच्छा यहाँ पे हुआ क्या है, मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा बता दूं वाइल वो उसको उसको कर रहा है। हमने ये रिसोर्स ग्रुप बनाया था, उसके अंदर मैंने ही सर्वर बनाया था, जो फॉर व्हाटएवर रीजन उसको नहीं इतना पसंद आया। उसने खुद से जो हमने टूल से सर्वर बनाया वो ये है। इस सर्वर को अगर हम ओपन करेंगे, ये सर्वर है ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे एप्स। तो ऐप के अंदर ये देखेंगे वो मेरी वेबसाइट, एक वेबसाइट इसने यहाँ पे पब्लिश कर दी है। इस तरह से मल्टीपल वेबसाइट्स में इसके अंदर पब्लिश है वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये अगर आप नोट कर रहे हो मेरे इधर नीचे स्क्रीन को, तो आप देखोगे ये क्या कर रहा है। ये मेरे उस एप्लीकेशन की इसने जिप ही बनाई है और जिप को उठा के इसने बिहाइंड द सीन सीधा पब्लिश कर दिया है उस साइट पे। ठीक है ना, ये जिप देखें इस फोल्डर पे भी पड़ी हुई है, जो फोल्डर ये दिखा रहा है। ठीक है, ये जैसे ही वेब ऐप करता है ना, इसको हम यहाँ पे वो पब्लिश करते हैं। अच्छा ये वो डिफॉल्ट में ना वो उसको लोड नहीं कर रहा, लेकिन ये पब्लिश उसने यहाँ पे साइट कर दी है।
अच्छा, जो चीज़ मैं मेन चीज़ दिखाना चाह रहा था इस कॉल को फिनिश करने से पहले, अगर हम इस वेबसाइट को लेट से डिलीट कर दें, चलें हम, हमारे पास यहाँ पे 2 सर्वर हैं, ठीक है? ये रिसोर्स ग्रुप है। ये कैसे क्रिएट हुआ है? एक तो ये मैन्युअली मैंने क्रिएट किया आपके सामने, मैंने सेलेक्ट किया इसका नाम, इसकी मशीन का साइज, इसका रीजन कहाँ डिप्लॉय होगा, ठीक है? और फिर उसके अंदर मैंने मैन्युअली वेबसाइट एक पब्लिश की, ठीक है? हम अब क्या करेंगे, हम इन दोनों कामों को ऑटोमेट करेंगे। पहला काम, ये जो क्रिएशन है अज्योर में, रिसोर्स ग्रुप फोल्डर क्रिएट हुआ, उसके ऊपर सर्वर क्रिएट हुआ, पहले तो हम इसको ऑटोमेट करेंगे। इसको ऑटोमेट करने का तरीका क्या होता है, मैं अगेन हाईलाइट दे रहा हूँ, उसको कवर हम डिटेल में करेंगे अगली बार। वो है आर्म टेम्पलेट्स का कॉन्सेप्ट। ये देखें, ये कह रहा है मुझे, यहीं पे ऑप्शन देता है टेम्पलेट्स की, एक्सपोर्ट टेम्पलेट। अच्छा, मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा इसको, आपने अभी घबराना नहीं देख के, इसको सिर्फ बस देखना है। जैसे ही जनरेट करता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एक बेसिकली आर्म टेम्पलेट देगा ना, ये एक स्क्रिप्ट है, जिस स्क्रिप्ट को मैं डायनामिकली अपने कोड से चला के वही सारा काम कर सकता हूँ जो मैंने अभी अज़ूर पोर्टल में जाके मैनुअली किया है। यानी कि मैंने जो सर्वर बनाया है उसको मैं स्क्रिप्ट के थ्रू ऑटोमेटिकली रन कर सकता हूँ। तो हमारा पहला पार्ट ऑटोमेट हो गया, जिसमें सर्वर को सेटिंग हमने जो की थी वो सारी आ गई। दूसरा पार्ट क्या किया था मैंने मैनुअली, कि मैंने यहाँ पे आके एप्लीकेशंस को उस मशीन पे पब्लिश किया था, ये टूल यूज़ करके, विजुअल स्टूडियो। अगर मेरे पास विजुअल स्टूडियो नहीं है, पब्लिशिंग का ये तरीका नहीं है, तो हम इसको भी ऑटोमेट करेंगे कि लेटेस्ट कोड को उस सर्वर पे डिप्लॉय करना है यूजिंग पाइपलाइंस। तो इन दोनों कामों को हम अगले सेशंस में ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे। ये देखें, ये सारा उसने जनरेट किया है, उसी सर्वर से रिलेटेड स्क्रिप्ट है ये, इसको आर्म टेम्पलेट कहते हैं। इसकी हम थोड़ी सी डिटेल देख लेंगे कि इसमें क्या क्या है। इसमें आप देखोगे तो वही चीज़ें हैं जो हमने वहाँ बनाई हैं, 2 ऐप सर्विसेज हैं जो हमने वहाँ पे जो उसमें बनाई हैं। ठीक है जी, तो ये बस यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं थोड़ा सा, कि इन्वायरमेंट देखिए, इन दोनों दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना और उसकी स्क्रिप्टिंग, जो कि ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन तकरीबन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की डेवऑप्स के रोल पे आती है। यहाँ पे डेवलपर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते टिपिकल एप्लीकेशन में। डेवऑप्स का ये रोल है कि वो इन्वायरमेंट, इसमें डेव इन्वायरमेंट, प्रॉड इन्वायरमेंट, प्री प्रॉड इन्वायरमेंट, यूएटी इन्वायरमेंट, जितने इन्वायरमेंट्स होते हैं आपके जहाँ पे एप्लीकेशन में जाना होता है, इस सारे को आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू स्क्रिप्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। इसको ये भी कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है लेकिन उसका कोड आ गया मेरे पास, और ये कोड जाएगा किधर, ये भी गिट रिपोजिटरी में जाएगा, और इसका ओनर मेन कौन होगा, जो डेवऑप्स का रिसोर्स है। ठीक हो गया। फिर अब आ गया, डेवलपर्स ने जो काम कर लिया है, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी है, कोड कंप्लीट कर लिया है, अब मैंने इसको पब्लिश करना है अपने इन्वायरमेंट में, किसी टेस्ट इन्वायरमेंट में या प्रॉड इन्वायरमेंट में। इसकी बिल्डिंग और पब्लिशिंग, जो पाइपलाइंस बनेंगी, वो भी डेवऑप्स का रोल है। वो उन पाइपलाइंस को बनाएगा और उसको आगे लेके चलेगा। सो दीज आर आवर नेक्स्ट की टॉपिक्स फॉर द नेक्स्ट सेशंस।